भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक साथ बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। चाय की चुस्कियों के बीच में तमाम जो खबर आ रही है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 8 चरणों में, जी हां 8 चरणों में बंगाल के चुनाव होने हैं और इसी पे हम रहेंगे, इसी पे बातचीत करेंगे। 8 चरणों का मतलब क्या है, क्यों पिछली बार 6 थे, इस बार 8, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। 6 अप्रैल को बाकी जगहों के यानी 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 8 चरणों में यानी 2 चरण और होने हैं और मई में जैसा बताया जा रहा है, तारीख आई है कि 4 मई को परिणाम की घोषणा होगी। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जी, चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों की जो चुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान किया। ये 27 मार्च से चुनाव होंगे और 2 मई को राज्यों के नतीजे आएंगे। बंगाल में चुनाव 8 चरणों में होगा और कैसे क्या पूरा प्रोग्राम, इस पर एक नज़र। उसके बाद मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे और इन चुनाव के मतलब क्या हैं और डेट्स जो आई हैं वो किस तरह, ज़्यादा जो फैला हुआ चुनाव है उसका बंगाल की राजनीति में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इनके क्या नतीजे निकले, इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले नज़र डेट्स पर। बंगाल में स्मृति ईरानी का रोड शो। ममता के गढ़ में स्मृति का वार। फूलों से सजे रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पार्टी के नेता रूपा गांगुली और नित्यानंद राय के साथ कोलकाता की जनता से मिलने निकली। लोगों का हाथ हिलाकर स्वागत किया तो लोग भी उन्हें अपने बीच देखकर काफी उत्साहित दिखे। स्मृति की परिवर्तन यात्रा जैसे ही गरिया स्टेशन तक पहुंची, वो ममता के ई रिक्शे के हमले का जवाब स्कूटर से देने के लिए रथ से उतर गईं। इससे पहले ममता बनर्जी ने ई स्कूटर पर बैठकर पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों का विरोध किया था, जिसके जवाब में स्मृति ने भी स्कूटर को अपना हथियार चुना। स्मृति ईरानी परिवर्तन रथ यात्रा से उतरकर स्कूटी पर आ गई और इसे ममता बनर्जी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि स्कूटी लेकर निकले, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने भी पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हाइक हुए थे उसको लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए स्कूटी और बाइक रैली निकाली थी। अब स्मृति ईरानी उसी अंदाज में जवाब दे रही है ममता बनर्जी को कि वो भी रथ से उतरकर सड़क पर आ गई और स्कूटी चलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक माहौल, जो भगवा में माहौल जिसे कह सकते हैं, वो बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और उनको जवाब है कि जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती है उस अंदाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। भारी भीड़ के बीच स्कूटर पर सवार स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कैलाश विजयवर्गीय की परिवर्तन यात्रा को रोके जाने के लिए ममता सरकार पर हमला भी बोल दिया। दीदी একটা প্রশ্ন ওখানেও জানিয়েছিলাম आप रथ रोकेंगे तो हम स्कूटी से निकलेंगे, स्कूटी थोड़ी लोग पैदल निकलेंगे, लेकिन बंगाल के रास्ते पे निकल चुका है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही बीजेपी के दमदार प्रचार अभियान में आज बारी स्मृति ईरानी की आई तो वो ममता सरकार पर जमकर बरसी। भारी भीड़ के बीच स्मृति ईरानी ने बंगाल में हिंसा के लिए भी ममता की पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूरे पश्चिम बंगाल में जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से चर्चा होती है, तो आपने देखा कि स्थानीय चुनाव में अगर कोई भी कैंडिडेट टीएमसी का विरोध करता है तो उसे मौत के घाट उतारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको अब तक टीएमसी के क्रूर राज में इसलिए मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से अपनी राजनीति कर रहे थे। बंगाल में चुनावी माहौल में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि जब बीजेपी पर दूसरे राज्यों से आए नेताओं के प्रचार पर सवाल उठे तो बीजेपी ने भी इसे बंटवारे की नीति करार देने में देर नहीं लगाई। ये जो ये बोल रहे हैं ना कि ये बांग्लार में, तो आप मुझे ये बता दो ये डिविजन किसने उनको ये हक दिया बनाने के लिए? अगर हर बात वो बाहरी और अंदरी ये सब कहती रहती है, आप मुझे बता दो पश्चिम बंगाल से सारे गुजराती, सारे महाराष्ट्रियन, सारे मराठी, राजस्थानी, केरलाइट सबको निकाल दो,
पश्चिम बंगाल तो ऐसे मुंह के बल गिर जाएगा। इतने सारे जितने सारे बच्चे कुचे हैं इंडस्ट्री, वो सब तो ऐसे भाग जाएंगे, पागल हो गए, ऐसे भाग चुके हैं। बंगाल में बीजेपी की बड़ी टक्कर टीएमसी से है, लेकिन अब वहां फुरफुरा शरीफ का इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी एक्टिव हो चुका है, जो चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ मिलकर ओवैसी बंगाल में अपनी सियासी शुरुआत का रास्ता बना रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट और कांग्रेस ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में बदलाव के अपने नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े नेता अपना पूरा दम लगा रहे हैं। चुनावी माहौल में दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं, जिसका नतीजा चुनाव के नतीजों में सामने आ जाएगा, जिसमें देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपनी सत्ता और बीजेपी अपने 200 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा कर पाती हैं या नहीं। तो भैया जी कहीं में एक बार बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। 2 मई यानी नतीजे अभी बहुत दूर हैं, लेकिन 27 मार्च बहुत नज़दीक है, जहां पे बस कुछ फासला बचा और चुनाव की सरगर्मियां। और पहली तारीख 27 मार्च जब चुनाव शुरू होंगे बंगाल में। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। शिशिर बाजोरिया साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। शुभांकर शुद्धो बैनर्जी साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। मनोजीत मंडल हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनोजीत दा, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी साहब हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और राज लहरी साहब हमें दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक है। पहले दोनों मनोजीत दा और राज लहरी दा दोनों से एक एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लेते हैं कि 8 चरणों में, पिछली बार 6 थे और इस बार 8, तो मतलब क्या निकाला जाए इसको कि लोग जानना चाहते हैं कि इस बार 8 चरणों में क्यों हो रहे हैं, जबकि 6 अप्रैल को पूरी जगह सब चुनाव खत्म हो जाएंगे। तो बंगाल में 8 का मतलब क्या हो रहा है, 8 चरण में चुनाव, इसका नतीजा क्या निकाला जाए। पहले मनोजीत मंडल साहब एंड देन राज लहरी साहब, वेरी क्विक रिस्पांस। मनोजीत। देखिए सीधा सीधा बंगाल को लेकिन आप अगर देखोगे तमिलनाडु में 234 सीट है, एक ही फेज में इलेक्शन हो रहा है। केरल में जहां बीजेपी के लोग बहुत सारे हमला हुए हो रहा है, कुछ घटना केरल में घट लेकिन बंगाल में 8 और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ दादा चल रहा है। लेकिन हम तैयार है, हम पूरा तैयार है। 8 हो 9 हो और चाहे 294 फेज में ही करो, तैयार हम है। और 2 मई के लिए भी हम तैयार है। हमको आगे से पता था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हम देखा है 2019 इलेक्शन किस तरह से हुआ। लास्ट फेज में कैंपेन नहीं करने दिया गया। एक छोटी सी घटना घटी जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए थे, उनका ही रैली में एक जगह में 1 किलोमीटर की रैली के अंदर घटना घटी, लेकिन पूरा इलाका पूरा फेज के अंदर कैंपेन नहीं करने दिया गया। हम देखे और नतीजा भी देखा। कलकत्ता के आसपास जब इलेक्शन हुई थी, प्रतीक जी आपको याद होगा, आप ही के चैनल में शायद में था, नतीजा आप देखिए 7 सीटों में इलेक्शन हुआ था 2019। आप मई में चले जाइए, मई के महीने में, और जहां कैंपेन नहीं करने देगा, 2 दिन पहले कैंपेन बंद कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लेकिन नतीजा ऐसा निकला 700 सीटें में हम लोगों की विजय हासिल हुआ था। राज लहरी साहब 8 चरणों में चुनाव पे आपका रिएक्शन, एक वेरी शार्प रिएक्शन, देन फिर बाकी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। राज लहरी साहब। इलेक्शंस होती है तो वहां पे हिंसा की एक बड़ी भयानक प्रवृत्तियां होती है, ये हम लोग आगे भी देख चुके हैं। और नंबर ऑफ फेजेस बढ़ते हैं या घटते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का बात है। पॉलिटिकल पार्टीज तो इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2006 साल के चुनाव में 2006 इलेक्शंस में 5 फेज इलेक्शंस हुए थे। लेफ्ट फ्रंट को 235 सीट से प्राप्त हुई थी। उसके बाद 2011 के चुनाव हुए थे, जहां पे जो 6 फेजेस, एक फेज एक्स्ट्रा हुए थे। तृणमूल कांग्रेस को 185 सीट्स प्राप्त हुई थी। 2016 के चुनाव में वहां पे भी 6 फेज में इलेक्शंस हुए थे। तृणमूल कांग्रेस को 2011 सीट्स प्राप्त हुए थे।
तो फेज की कोई अहमियत नहीं है। ठीक प्रकार से चुनाव हो, इसके लिए अगर फेजेस बढ़ानी होती है तो बढ़ानी चाहिए। इसमें कोई इलेक्शन कमीशन की आपस की बात है। और 8 का सवाल अगर मैं वीटी से कहूं तो एक कहावत हुई थी कि 8वां वामफ्रंट सरकार बनेगा, जो आज भी हम लोग सब वेट कर रहे हैं उसके लिए। तो शायद उसी 8वां वामफ्रंट सरकार के इलेक्शन सरकार के लिए ये 8 फेजेस में बनाने की रीति शायद इलेक्शन कमीशन ने लिया है। राइट, बस यही ठीक है। इतना सर। ठीक है था। मैं सीधे संगीत रागी साहब के पास आना चाहता हूं, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इस बार फेसेस में चुनाव इतनी इसलिए क्योंकि बंगाल में हिंसा का डर है, लिहाजा जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो डिप्लॉय की जा सकती हैं, अच्छी तरह से डिप्लॉय की जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से संघर्ष बढ़ रहा है। और अभी तो स्मृति ईरानी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कह रहे थे कि अगर आप बीजेपी का पक्ष रखते हैं या बीजेपी की तरफ से कैंपेन करते हैं तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और यही बात उधर से भी लागू होती है कि अगर यही बात तृणमूल कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि साहब हिंसा जो है बाहर के लोग फैला रहे हैं आके, तो ये दोनों तरफ से है। लेकिन जिस बात को मैं कहना चाह रहा था वो ये कि 8 फेजेस में इसलिए चुनाव चला गया क्योंकि हिंसा का डर था और अच्छी डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। आपका क्या मत है संगीत रागी साहब? मैं प्रोफेसर संगीत रागी साहब के पास जाएं क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच है। मैं इससे पहले कि कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। शुद्धो बनर्जी साहब हमारे साथ मौजूद है। शुद्धो दा, हेलो जी शुद्धो दा, आपने सुनते पानी? कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 8 चरण, हाँ, तो 8 चरणों में चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसलिए कि अच्छी तरह से डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, हिंसा पे काबू पाया जा सकता है और अच्छी तरह से कंडक्ट किया जा सकता है चुनाव। 6 से 8 का मतलब ये है। जी देखिए, सबसे पहले बता दूं, मेरे बहुत पुराना एक मनसा था कि भैया जी के साथ रूबरू हो पाऊं, तो आज बहुत खुशी की बात है कि आपके आमने दादा बहुत 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 शुभकामनाएं। दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपके कोलकाता में नजर आएंगे और बंगाल में नजर आएंगे। रोड शो में आइए, जरूर आएंगे दादा। रियल जो आपका मजा है उसी में मिलता है। हाँ, वो मैं जानता हूँ दादा, मजा मुझे भी वहीं आता है। जी जहां तक चरणों की संख्या की बात है, ये ऐसा एक संख्या है जितना बढ़ता है तो पिछली सरकार जिस स्थिति में राज को चला रहे थे उस पर एक जीता जागता टिप्पणी होता है। तो आप देख रहे हैं 6 से अगर 8 किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने की है, तो उसका मतलब उन्होंने कुछ आकलन करके की है। और इसमें अगर सही तरीके से चुनाव हो जाए और हिंसा कम हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आते ही जब यहाँ पे लोग तृणमूल और बीजेपी के लोग आते हैं कि खेल होगा खेल होगा खेल होगा, तो हम ये समझते हैं कि मौत के घाट उतरने वाले खेल होगा। पता नहीं कितने बच्चे अपने बच्चों को, माँ बाप कितने बच्चों को खोएंगे, कितने बच्चे अपने पापा को खोएंगे। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक और सही तरीके से चुनाव हो। लेकिन इस बार भाजपा के लिए ये ऐसा एक चुनाव बना दिया है भाजपा ने कि हर 2 दिन के बाद मोदी जी, नड्डा जी, शाह जी है। लेकिन सबसे बड़ी डर हमारा जो है कि दुनिया के विदिन कोटेशन सबसे बड़ा पार्टी और हिंदुस्तान के बिल्कुल सबसे अमीर पार्टी पैसे का जो स्रोत बहाएंगे, चुनाव आयोग उस पर बिल्कुल सख्त नजर रखे और कड़ी कदम उठाए। और ऐसा ना हो कि चुनाव के हर फेज से पहले मोदी जी आके रोड शो करके जाए। चुनाव आयोग से इसके ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे शंकाएं और बहुत सारे सवालिया निशान लगे हैं। एक मौका है तो एक तरफ हिंसा को रोके और दूसरी तरफ ये पैसे के स्रोत जो है उसको बंद करें और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं। हम इसका स्वागत करते हैं। थैंक यू दा। खेला हो बे देखा जाए दादा चुनाव। अरे हम तैयार है। हाँ बिल्कुल दादा, बिल्कुल। मैं ये तमाम सारे लोगों ने भी तैयारी कर रखी है, ऑफ कोर्स आना है। और आपने तो माहौल बना ही दिया है, वहां पर तमाम सारे माहौल बना हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी जी चुनाव के होते ही अलग अलग गलत का आरोप लगाने का उनके आदत है। जैसे लोकसभा चुनाव में भी अमेठी के चुनाव के बाद उनका एक कार्यकर्ता का मतलब मौत हो गई थी। बहुत दुखद बात है, उन्होंने कुछ कह दिया था। तो जरा सोच समझ के बात करें तो पूरे चुनाव के माहौल की अच्छा है कि वो चुनाव खराब करने में माहिर। ओके दा, आप कह सकते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन आपने खास तौर से एक का नाम ले लिया तो फिर
शिशिर बाजोरिया साहब की तैयारी है, मैं उनसे पास जाना चाहूँगा। शिशिर दा, योर रिएक्शन और चुनाव के बारे में तमाम सरीकर एक ओपन रिमार्क, देन फिर डिबेट ओपन करेंगे आपसे और प्रोफेसर संगीत रागी के पास फिर जाएंगे। जी शिशिर दा। जी, मैं सुन रहा था हमारे सब भाइयों का एक एक करके उनका विचार। पहले बात तो जो हमारे वामफ्रंट के मित्र जो आए, उनसे एक सुन के जरा अटपटा लगा, और हमारे कांग्रेस के मित्र आप शायद सुने जरूर होंगे, उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि 8 फेज हुआ है तो वो 8वें वामफ्रंट सरकार का उन्हें बड़ा आशा है। आपको तो भूल गए भाई साहब, कांग्रेस के भाई साहब आपको भूल गए, क्योंकि जब वो 7 बार वामफ्रंट सरकार बनाए थे तो आप तो उनके प्रतिपक्ष थे। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा बिछड़ना मिलना होते रहता है। जहां तक ये फेज का सवाल है, वो उसमें यदि आप आंकड़े देखें, एक तो 78,000 बूथ से बढ़ के 1,01,000 बूथ हो गया है। तो 7 से 8 के यदि आप यदि गणित में जाए, केवल गणित में जाए तो 9 फेज बनता है। बट चलिए 8 फेज, देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है, वो बहुत सारे उसमें उनको चीज देख के वो फैसला करते हैं कि कितने चरण में होगा। और जो हिंसा देखिए, कोई बाहर से हिंसा नहीं आया है, हिंसा यहाँ पर केवल एक और एक पार्टी कर रहा है। ये किसी भी विपक्ष से पूछ लीजिए, और वो हिंसा का पूरा जो हिंसात्मक यहाँ राजनीति है वो केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ता को मारा गया और एक का अभी तक कोई तदंत नहीं हुआ है। पेड़ से लटकाया गया युवाओं को, पेड़ से लटकाया गया एक विधायक को, उसके हाथ से लटका के बोले ये खुदकुशी है। हाथ से लटक के कभी आज तक खुदकुशी हुआ हो तो मेडिकल हिस्ट्री में जाएगा। और जो ये खेल होगा ये केवल तृणमूल बोल रहा है। जहां तक ये है कि खेल होगा, तो मेरे को एक तो मेरे मन में अपने दुविधा है, मैं दर्शकों के सामने अपनी दुविधा रख रहा हूँ। क्या आप लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को खेल में बना दिया आपने, या जैसे आप पिछले बार हमारे मुख्यमंत्री महोदया ने कहा था इंच इंच में बदला लूंगी, उसके बाद खटाखट हमारे यहाँ मौतें हुई, खटाखट हमारे लोग मारे गए। तो ये क्या खेल होगा से आपका कोई धमकी भी है? राइट रहिए, सेकंड में को शायद आप सत्ता में नहीं रहेंगे। जी मैं राजधानी साहब और शुद्ध मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर संगीत रागी साहब का ओपनिंग रिमार्क रह गया है, एक बार उनका लेके उसके बाद डिबेट इज ओपन। राइट प्रोफेसर। देखिए, ये 8 चरणों में बंगाल का चुनाव अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन को इस बात का एहसास है कि बंगाल में भारी हिंसा हो सकती है। इसलिए एक फेयर इलेक्शन के लिए आवश्यक है कि हम एक दिन में या 2 दिन में हम चुनाव न कराएं। एक पूरा बंदोबस्त चुनाव आयोग चाहती होगी कि सेंट्रल फोर्सेस वहाँ हो, और होने भी चाहिए। पिछली दफ़ा जब हम लोगों ने देखा था स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ था तो कैसे प्रत्याशी जो है, जीते हुए प्रत्याशी अपनी जान बचाकर भाग करके झारखंड में आकर के छुप गए थे। हमने लोकसभा इलेक्शन के समय हमने देखा था किस प्रकार के गोली और बम की आवाज़ जो थी, जो 70 के दशक में हम बिहार के चुनाव में हम देखा करते थे बचपन में, उस प्रकार की चीज़ें जो है वो बंगाल के चुनाव में देखा जाने लगा। मुझे पता है कि साइंटिफिक रिगिंग के लिए ये जगह विख्यात था। जब वामपंथ की वहाँ सरकारें थी तो एक प्रकार से उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सोच सकते हैं कि जहाँ से सोमनाथ दास चुनाव लड़ते थे बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहाँ पर मतपत्र जितना नहीं थे उससे ज़्यादा मतपत्र पेटियों में आए थे। ये सारे एक डिटेल उदयन नंबूदरी की पुस्तक है, उसमें पूरा डिटेल इसका लिखा हुआ है, चुनाव आयोग के माध्यम से ही लिखा हुआ है। तो बंगाल में एक फेयर इलेक्शन कराना, एक पारदर्शी और एक अच्छे तरीके से चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कह रही थी कि वहाँ हत्या का दौर है, वहाँ पर हिंसा बहुत हो सकती है, इन सब चीज़ों को चुनाव आयोग ने अपने आकलन में संज्ञान लिया है
और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने आठ फेज में वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने की कोशिश की है। थैंक यू प्रोफेसर। नाउ द डिबेट इज ओपन। सब लोगों ने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया। शुद्धो बनर्जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राजलहरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वहां से शुरू करके देन शुद्धो आपके पास आता हूं। जी राजलहरी साहब। चुनाव खराब करती है, तो मेरा प्रश्न यही है, क्या इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम अमेठी से आने से पूर्व ही कांग्रेस के तत्कालीन प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने दूसरे जगह से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया था? स्मृति ईरानी जी आज आई थी बंगाल में और उन्होंने एक रोड शो किया, तो अचानक उनके ऊपर ये हमला क्यों? सवाल यही था सर। राइट। शुद्धो बनर्जी, आपने नाम लिया था और उन्होंने सवाल आपसे पूछा है। जी मैं आ रहा हूँ मंडल आता हूँ। जवाब देता हूँ। स्मृति ईरानी जब कोई आरोप लगाती है, और वो मंत्री भी रही है, मंत्री की हैसियत से, या जब मैं सोचता हूँ जब विपक्ष नेत्री थी वो, तब वो गैस और पेट्रोल को लेकर जैसे सड़क में उतर जाती थी, तो वो जिम्मेदारी अगर आज के दिन में जब पेट्रोल और गैस की कीमत आसमान छू रहा है तब भी वो दिखाती तो वो मान जाती। आज उन्होंने क्या ऐसा आरोप लगाया भाई साहब? आज उन्होंने क्या ऐसा आरोप लगाया जिससे आपको उनसे खतरा महसूस हो रही है? क्योंकि वो बंगाल की दौहित्री है, वो बंगाल की दौहित्री है। क्या इसीलिए आपको उसका बंगाल का कनेक्शन है? वो बाड़ी की नवासी है, क्या इसीलिए उनसे डर है कि ममता के खिलाफ एक बंगाली कनेक्शन उतर रही है? इसलिए आप चाहे जितना उसे कुछ भी बनाने की प्रयत्न करो, उसका बंगाली कनेक्शन तो ईरानी को इतना प्रमोट मत कीजिए। बंगाल में उनका कोई वैल्यू है? आपने आपकी जिसके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी। मैं एक मिनट सुनिए, मैं स्मृति ईरानी जी पर ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ। आपने सवाल पूछा था, जवाब दे दिया। मैं जो भैया जी का आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये शिशिर जी और संगीत रागी जी जिस हिसाब से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हिंसा के बारे में बताए, बिल्कुल सही है। इन्होंने इलेक्शन चुनाव करने ही नहीं दिया। लेकिन एक बात बताओ, तृणमूल कांग्रेस के फ्लैग या उनके ऑफिस के टेबल चेयर तो हिंसा नहीं किए थे। किसने किया था? शुभेंदु अधिकारी ने किया था, मुकुल रॉय ने किया था, वो सारे हजारों सैकड़ों आपके जो इनका कार्यकर्ता है उन्होंने किया था, जो आज भाजपा के खेमे में जा चुके हैं, हर रोज जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे और उनको बड़े सम्मान से साथ ले रहे हैं, अपने आपके पार्टी में ले रहे हैं और नाम दिया है योगदान मेला। तो आप शिशिर जी, आप तो पहले थे वाम मोर्चे के साथ 2011 तक, आज आपको वाम मोर्चे खराब लग रहे हैं। कल आज आप तृणमूल कांग्रेस से वही हिंसक, वही गुंडों को आप अपने पार्टी में ले रहे हैं। वही मुकुल रॉय जो विपक्ष ने जब जीता हुआ सीटों के, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी सीट है या एमएलए है, वो पुलिस के द्वारा डर डाल के थ्रेट करके अपने पार्टी के खेमे में लिए है। और आज आप बोल रहे हैं आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, बगैर हिंसा चुनाव चाहते हैं। भाई साहब, वो बीजेपी आप है नहीं जिसमें वाजपेयी जी होते थे। ये बात तो इलेक्शन कमीशन की हो रही है भाई साहब, ये तो 8 फेज की इलेक्शन है, तो फिर इसमें आपको आपत्ति क्या है? कौन सा फौज को इलेक्शन कमीशन प्रोफेसर आ रहा हूँ, संगीत रागी साहब आ रहा हूँ। राइट मैं आ रहा हूँ। लेकिन मनोजीत मंडल साहब को ऑडियो में थोड़ा ग्लिच था, मैं उनको पहले चांस देना, तो मैं आता हूँ। शिशिर जी, शिशिर साहब तैयारी करिए, मैं आ रहा हूँ। बस जस्ट गिव मी 40 सेकंड्स, मैं आ रहा हूँ। मनोजीत मंडल, देखिए क्या बात हो रहा है मेरे को पता नहीं। वो जो साहब पीछे माँ दुर्गा की तस्वीर लेके एकदम बिल्कुल नए बाबा जी के जैसे बैठे हैं, पता नहीं वो सब कौन है, कहाँ स्थिति रहने की सब क्या हमला हुआ है? बाबा जी आप बताइए मेरे को, क्या हमला हो गया? आप कुछ नहीं हुआ, ये सब नाटक है, हम देख रहे हैं। काल ममता जी ने जैसा ममता बनर्जी जी ने स्कूटी लेके कल तो किया था। बाबा जी थोड़ा रोकिए। तो आप वैसे करके जैसे ममता जी ने स्कूटर पे गए थे, तो माँ दुर्गा आजकल आपको बाबा जी लगता है? माँ दुर्गा आजकल आपको बाबा जी लगता है? जो आप बहिरागत कहते हो उसके लिए आप जब बहिरागतों का प्रश्न सवाल उठाते हो तो माँ दुर्गा आज बहिरागत है। आप वही कह रहे हैं बिल्कुल। बाबा जी माँ दुर्गा पीछे है क्या? इसके लिए आपको डर सता रहा है मनोजीत मंडल? रोको मेरे को बोलने दीजिए। क्या डर सता रहा है? माँ दुर्गा से डर लगता है?
आपको माँ बिल्कुल दुर्गा नहीं, से आपसे डर लगता है भाई साहब, माँ दुर्गा से बिल्कुल नहीं, आपसे डर लगता है। आप जब माँ दुर्गा की तस्वीर पीछे लगाते हो ना, बिल्कुल डर लगता है, आपसे डर लगता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो, किस तरह क्या व्यवसाय यहाँ कर रहे हो, कोकेन की व्यवसाय हो रही है और क्या क्या हो रहा है, सब पता चलेगा भाई। आप रोको थोड़ा, मेरे को बोलने दीजिए। स्मृति ईरानी जी, दादा, अरे देखिए राज लहरी साहब, मनोजीत मंडल, राज लहरी साहब, मनोजीत मंडल साहब, अरे मेरे को मैं जस्ट आई एम गिविंग यू टाइम, मंडल साहब, आई एम गिविंग यू टाइम। यू नो, प्लीज जब हम लोग बंगाल के चुनाव की बात करते तो भद्र मानुष और भद्र पॉलिटिक्स, ये दिमाग में एक फ्रेम बनता है, फ्रेम बनता था। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन फ्रेम बनता था। लेकिन व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, आई डोंट नो, ये क्या हुआ नहीं मुझे समझ में नहीं आया। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये सवाल का जवाब आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मैं यहां से पूछ रहा हूं, लेकिन ये गलत जगह, मैं गलत जगह से मेरा मतलब है कि मैं वहां की सड़कों पे पूछूंगा, लेकिन ये हुआ कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल। एक ही लाइन में उत्तर देता हूं। हाँ मंडल एक ही लाइन, हाँ दादा, एक ही लाइन, बोलो। ये कैसे हो गया, जो हिंसा की बात ये लोग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अभी कौन है? आप ले लो अर्जुन दादा, ये टेल मी वन थिंग, मनोजीत दा, आई नो यू वेरी वेल, मनोजीत दा, टेल मी वन थिंग, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूं, एंड यू जस्ट टेल मी व्हाई यू स्टार्टेड विद बाबा जी। आपने जानो ना कि दुर्गा माँ फोटो जानो ना, दुर्गा माँ मूर्ति जानो ना की नहीं जाने, अरे उन्हें तो एमन भावे আমাদেরকে আটকে দিচ্ছেন, তো बीच में टोक रहे थे, इसलिए बाबाजी सम्मान के साथ किया था ना, बाबाजी सम्मान के साथ किया था। मुझे लगा वो पूजा पाठ कर रहे हैं लाइव चलने के लिए, इसलिए मैंने बोला, और कुछ नहीं, वही उनको काम सम्मान से कह रहे थे, बीच में टोक रहे थे, इसलिए कपालिक कह दिया। ऑफ कोर्स, दोनों के लिए देन इट्स ओके, हाँ बिल्कुल देन इट्स ओके। बीच में टोक रहे थे, इसलिए कपालिक ऐसे टोकते हैं ना, ऐसे अगेन यू टोकते नहीं, वो कहते हैं ना आपके दादा, एक कहावत है आपके यहाँ दादा, एक कहावत है, मैं कह देता हूँ, वो कहता है ना, हाईकोर्ट, बंगाल के हाईकोर्ट दिखाচ্ছে তুমি, আমি ভালো করে বুঝতে পারি, ভালো করে বাংলা বলতে পারি না, लेकिन বুঝতে পারি। अब बंगाल के हाईकोर्ट दिखाচ্ছে, आप बोले कपालिक, दैट आई नो, हु इज कपालिक, आई नो वेरी वेल। आप उत्तर देता हो भाई साहब, सुनिए, आप देखिए, हम आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि है, वो भी हमसे लड़ रहे हैं। nobody is fighting you, nobody is fighting Sudha Banerjee, I know it very well। प्रतीक जी, आपको ये भी आपके एक्सपीरियंस होगी, कौन सा बीच में ज्यादा रोक टोकते हैं? हम काल ही देखा क्या हो गया था। शिशिर बाजोरिया इज वेरी डिसिप्लिन होते हैं ना, शिशिर बाजोरिया इज वेरी डिसिप्लिन, संगीत रागी, वो हर बार हिंसक की बात करते हैं, चाहे स्टूडियो में हो और स्टूडियो के बाहर। वो जो आप जब बोलते हैं हमारा गला जब दबा, तो ये भी एक तरह का हिंसा है, और ये सबसे ज्यादा कौन करता है? प्रतीक जी, आपको मालूम है, आप बहुत बड़े एंकर हो, बहुत बड़े रिपोर्टर हो, सबसे ज्यादा ये जिसको हम कहते हैं ना, बीजेपी देखिए, अभी बीच में आ गया भाई साहब, क्या आपको बाबा जी का, आप बीच में क्यों आ रहे हो? बोलने दीजिए, आप बोलिए, बीच में तो आएंगे ही, अगर नहीं कहते तो नहीं आते भाई साहब। ভদ্রভাবে করুন না দাদা, ডিবেটটা ভদ্রভাবে করুন, আমরা সবাই শুনবো। देखुन, ये जो स्मृति ईरानी जी ने किया है, किसी ने उनको छेड़ा नहीं साहब, ये बिल्कुल नाटक है। काल ममता दी ने स्कूटर चलाई थी, एक बहुत बड़ा कनेक्टेड हो गया था ऑडियंस के साथ, जब बीच में ना पूरा कलकत्ता रोकी हुई थी ममता दी को देखने के लिए, उसी नाटक को उसी जो असली दोहराने के लिए नाटक कर रहे थे स्मृति ईरानी नहीं हूँ मैं, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ दादा, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। आई एम कमिंग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली। राज बाबू, मैं आपको सम्मान से बाबा जी कह रहा था, क्योंकि मां दुर्गा की तस्वीर, कोई सम्मान नहीं। दैट आई नो। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर शुरू करता हूँ। डेट आ गई है, लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी बस ऐसे ही बनी रहे तो बहुत अच्छा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ पैनल में लोग जहां पे मौजूद उसी तरफ रुख करेंगे सीधे।
डिबेट ओपन है, सारे लोगों ने ओपनिंग रिमार्क दे दिया है, चुनाव तारीख आ चुकी है, 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होना है, उसी पे बात कर रहे हैं। और मैंने कहा कि पिछले लगभग 25 बरस मुझे टेलीविजन में हुए, और मैं इन 25 बरसों की अगर बात करें तो मैंने इतने रोचक चुनाव कहीं के नहीं देखे जैसे इस बार है। चुनाव से पहले ही सरगर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। शिशिर बाजोरिया साहब से मैंने कहा था मैं बिल्कुल आऊंगा, प्रोफेसर संगीत आगे उसके बाद, एंड द डिबेट इज ओपन। जहां पे जिसको लगे, मुझे मालूम है भद्र मानुष के बीच में सारी बातचीत हो रही है तो सब लोग बात को समझेंगे और मैं सबसे कम बोलूं ये सबसे अच्छा होगा। शिशिर बाजोरिया साहब, अब ब्रेक में जाने से पहले जो बातें हो रही थी, जो स्मृति ईरानी जी कल स्कूटर चलाने को लेके हुआ, देखिए ममता बनर्जी जब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई, वो दो चीज भूल गई कि इस राज्य में विद्युत का दाम, इलेक्ट्रिसिटी का दाम सबसे ऊपर है, 1 नंबर। तो जब आप प्रतिवाद करें तो मुद्दा जो प्रतिवाद का माध्यम से उठाइए। दूसरा, आप नबन्ना से कालीघाट आई चला के नहीं, अपने उनके जो दे रखी हैं, उनके जो बॉडी हैं, वो स्कूटर पकड़ के ठेलते ठेलते आई। क्या ये सही है? जबकि शाम को लोग घर आ रहे हैं अपने ऑफिस से, आप प्राय 2.5 से 3 घंटा पूरा ट्रैफिक जाम करा दी क्योंकि आपको टीवी के पर्दों में आना था। ये तो आप इतना तो अपने प्रदेश के लोगों के, अपने शहर के लोगों के बारे में सोचते हैं। दूसरा, स्मृति ईरानी जी के पास वो स्कूटर चलाती थी, इसलिए देख गया कि कैसे चलाती थी, लाइसेंस भी है। हमारे मुख्यमंत्री महोदया के पास, क्षमा कीजिए, लाइसेंस नहीं है। चलिए वो बड़ी छोटी सी बात है। मगर हमारे मनोजीत भाई ने जो कहा, दुर्गा जी के मूर्ति को देख के जो उनका रिएक्शन हुआ, मनोजीत बाबू एक चीज भूल मत जाइए, आज आपके वहां, आप देखिए आप हैं तो तृणमूल के प्रवक्ता, आप चाहे विशेषज्ञ हो, बट आज वहां यज्ञ हो चुका है। तो जो पहले जो जय श्री राम के नाम पे जो गाली लगता था, जो बोलते थे कि हमें निरादर किया, वो शायद आपके खेमे में भी बदल गया है, क्योंकि आज आपके घर में भी यज्ञ हुआ है। तो ऐसे जब कभी किसी के घर में देखे कोई मूर्ति उठती तो इस ढंग की टिप्पणी ना करें तो अच्छा। जबकि आपने मेरे खिलाफ नहीं किया, आप वो भी हमारे प्रतिपक्ष हैं जिसके खिलाफ आपने किया। और हमारे कांग्रेस के भाई जो कहा, हाँ मैं सही में 15 साल कॉन्फ्रेंस में था, मैं सीपीएम में था, मैं सीपीएम से कुछ विशेष कारणों से आया हूँ भाजपा में, और वही कुछ विशेष कारणों से जैसे जो नाम लिए गए वो तृणमूल छोड़ के यहाँ आए। देखिए दुर्भाग्य कि कांग्रेस का रुख कोई बना नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे कांग्रेस के भाई को कहीं तो जरा झाल लग रहा है उनके भाई ये क्या हो रहा है सब जगह। तो दादा बोलो कि झाल कोথায়, दादा बोलो झाल लग से। ऑफ कोर्स आज ये भी वामफ्रंट के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हमारा 8वां like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder, and then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. BJP already sent the money on the district through all the agencies. 2, the Home Minister, tell him as a Home Minister he should work for the country. But as a Home Minister, he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister, we welcome him. As a Prime Minister, you use your power. But as a Prime Minister, you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. And if all the state government here, BJP, all the party, তারা যদি সবাই মিলে মনে করে বাংলাকে আমরা ধ্বংস করব, বাংলাকে আমরা নিগৃহীত করব, বাংলাকে আমরা শোষণ করব, বাংলাকে আমরা বঞ্চনা করব, তাহলে জেনে রাখে দিন আপনার যত নেতা আছে নিয়ে আসুন। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, নেতা আর নেতা, এটা বাংলার কথা। আপনার যত নেতাকে নিয়ে আসুন, আমরা নেতা নই, আমরা হচ্ছে ঘর পোছার নেতা, অর্থাৎ আমরা পাবলিকের মাটির ঘরের লোক, আমরা ধান ক্ষেতের লোক। আমরা बीच में मैंने कहा माफी चाहूंगा, बीच में
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां पे बोल रही थी, अपना वक्तव्य दे रही थी, उनके लिए मैं चला गया, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही है मिसयूज ऑफ पावर। जी ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल वेरी शार्प कमेंट। शिशिर दा, वेरी शार्प कमेंट। मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ ऑफ कोर्स शिशिर दा, मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ श्योर। आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो हमारे मुख्यमंत्री महोदया का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया, जरा गला में लग रहा था कि बहुत पीड़ा हो रहा है, सबको चेतावनी भी दे दी, माननीय गृह मंत्री जी से लेके इलेक्शन कमीशन तक को भी चेतावनी दे दी। पीड़ा शायद प्राइम मिनिस्टर तक को कह दिया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर तक को कह दिया। माने उनको ये दिख रहा है कि 2 मई को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा ना बनना से। हाँ मंडल दा मैं आता हूँ, शुद्धो बनर्जी में आता हूँ। मंडल दा, शिशिदा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत पुराने आदमी है। शिशिदा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे बोलते हैं। लेकिन शिशिदा, आप लोगों को पता है आप लोगों का पार्टी में क्या हालत हो गई? आप जब पुराने थे, आप तो थोड़े इससे तो पुराने, अर्जुन सिंह से तो आप अच्छे आदमी है ना शिशिदा। लेकिन देखिए, आप जिसको रावत कहते हो, रथ यात्रा में कौन उतर रहा है? आप लोग तो दिखते नहीं है भाई साहब। दिख रहे थे अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह किस तरह का सारथी है हम सबको पता है। क्या होते हैं उनके घर के आसपास हम सबको पता है। देखिए, आप इतना डर गए, ममता दी सिर्फ स्कूटी चलाई और कोशिश की चलाने की। ये तो एक कनेक्ट करने का तरीका था। अब देखिए, दिल्ली से, यूपी से, कहां से लोगों को ले आना पड़ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर छोड़िए, वो सब तो आ रहे थे, लेकिन जोगी जी और साउथ से भी आएंगे। सिर्फ 5 फुट 2 इंच एक सीधा साधा एक औरत के लिए, जो सफेद साड़ी पहनती है, जो घूमते हैं चप्पल पहन के, जो रास्ते में जब जाते हैं लोग उतार के देखने में आते हैं, उनको रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से शुरू करके हर जगह से आपको लोगों को ले आना पड़ रहा है। इससे ज्यादा पीड़ा और क्या हो सकता है शिशिर भाई? आप बोलिए, यही सबसे ज्यादा पीड़ा की बात है, क्योंकि ये सिर्फ 5 फुट 2 इंच की जो डायनामाइट है ना, उनको आप रोक नहीं पा रहे हो। इसलिए पूरा टोली पूरा आ गया, जिसको हम कहते हैं ना, पूरा बाराती आ रहा है बाहर से। लेकिन आपको बाराती जब बाहर से आए ना, आपको कन्या नहीं मिलेगी। मैं आपको ये बता रही हूँ, कन्या जिसको मिलेगी जो बंगाल की कन्या है, उनको ही कन्या मिलेगी। मैं भी सुन रहा हूँ। मनोजीत बाबू, राजलहरी साहब बता दीजिए, बाराती जब बोल रहे हैं तो शादी किसकी हो रही है, पहले इसका खुलासा कर दिए। दूसरी बात यही है कि ये आपको तब पता चला कि अर्जुन सिंह खराब आदमी है, जब वो आपके पार्टी में थे तब पता नहीं चला था। तब आप लोगों को पता नहीं चला था कि कौन आपके पार्टी में खराब आदमी है, कौन अच्छा आदमी है। आप जब दल बदल गया है तब आपको लग रहा है कि ये खराब है, वो खराब है, वो इस केस में है, वो उस केस में है। अब पता चल रहा है। राइट, हमको पता था, इसलिए तो भेज दिया ना। तो उस समय क्यों उसे पार्टी से नहीं निकाला? पता अगर था तो उस समय उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आप समझ लो। राइट, आप समझ लो। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। शुद्ध बनर्जी दा दादा स्मृति ईरानी जी के, लेकिन स्मृति ईरानी जी के बारे में एक ही टिप्पणी है, बहुत ही सफल और ऊंचे दर्जे की अभिनेत्री है वो, बात वहीं पे खत्म। बात रही शिशिर जी की। शिशिर का मतलब हम समझते हैं शबनम, जो बिल्कुल आराम से रहते हैं जब तक धूप तेज ना हो। धूप तेज होते ही कहीं से उब जाते हैं और फिर शाम होते कहीं और गिर जाते हैं। तो शिशिर जी को मेरा प्रणाम, मेरे बड़े भाई है, बहुत सफल उद्योगपति है, लेकिन वो एक भद्रलोक है, बिल्कुल भद्रलोक है। इसमें हम नहीं कह सकते कि शिशिर जी माफिया है, शिशिर जी मारपीट करने वाले बाहुबली है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है कि 15 साल तक वामपंथी और सीपीएम पार्टी में रहने के बावजूद अचानक सत्ता हट जाने के बाद वो वह के नीचे, मतलब कैसे बिंदी लग के रामपंथी हो जाते, उनकी निजी मामला है, इस पर नहीं कहूंगा। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं, तो ये स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये क्या चुनाव के मुद्दे हैं? मुद्दे ये है कि पेट्रोल की कीमत, कल बहस कर रहे थे लोग कि मोदी जी ने तो बढ़ा दिया, प्रदेश के सरकार, बंगाल के सरकार घटा क्यों ले रहे हैं? ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में 5 रुपया कम किया, मतलब बाइक में। अभी ममता बनर्जी बोल रही थी, उन्होंने कहा कि मनी फ्लो को रोकना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे उसको ध्यान देना चाहिए, तो गलत इस्तेमाल हो रहा पैसे का। उन्होंने कहा होम मिनिस्टर की बात कह दी, प्राइम मिनिस्टर की बात कह दी। अभी तो सब रैली होगी तो ये सब आएंगे ना, प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, होम मिनिस्टर भी आएंगे, नेता भी आएंगे।
नहीं जनाब एक आप इन्होंने मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत टिप्पणी किया, उसका मैं आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा शिशिर जी, आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा, लेकिन शुद्ध बनर्जी को बोलने दीजिए, आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे लगातार आ रहे हैं, और सच मानो तो अगर बंगाल के चुनाव नहीं आता तो नड्डा जी को भी याद नहीं होते क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष है। बात यही है। अब यहाँ के अंदर की बात है कि ये तृणमूल पार्टी जो है कोयला माफिया के केस पे पड़े हुए, अब भाजपा पार्टी है पामेला गोस्वामी के केस में, इनके पार्टी के प्रभारी है, वो इतने कोकेन केस में राकेश सिंह वगैरह जेल के अंदर है। अब ये दोनों, एक तरफ कोयला स्कैंडल 11, दूसरी तरफ कोकेन स्कैंडल 11, अब ये कैसे लड़ेंगे? इनका चेहरा कौन है? ये एकदम गलत बोल गए, ये मेरे प्रभारी जी का नाम ले दिए। क्या कौन है अंदर? हुगली जिला के प्रभारी है पामेला गोस्वामी, हुगली जिला के प्रभारी है पामेला गोस्वामी, युवा मोर्चा के, और उसने अभी उनको अभी तक आपके कोई सस्पेंड नहीं किया। प्रभारी हम लोग राज्य के प्रभारी, जरा थोड़ा सा जबान संभाल के बोलिए, ऐसा नहीं कि आप बोलते हुए। युवा मोर्चा के प्रभारी बोलते हैं, इसीलिए आया। हुगली जिला के युवा मोर्चा के प्रभारी है, मैंने नहीं बोला कि राज्य के प्रभारी। मेरे मुंह में आप गलत शब्द मैं ना बैठाए तो अच्छा है। शब्द कहा, मेरा बीच में आना जरूरी था, इसलिए मैं आया। मैं अब वापस से मैं तो क्लैरिफाई कर ही रहा हूँ, हुगली जिला की भारतीय युवा मोर्चा के प्रभारी है। आप यकीन कीजिए, धन्यवाद। आप इसको इनकार कीजिए, आप इसको इनकार कर दीजिए, आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, आगे बढ़िए। जी मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाना चाहता हूँ। मुद्दा जो है, देखिए ये दोनों पार्टी जो है, एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ दीदी जी को देके चुनाव में जाते हैं, और दोनों सरकार निकम्मे है, बिल्कुल विफल हो चुके हैं। आप जनता के मुद्दे सामने हैं, सारे आपके खाने के चीज, हर चीज के दाम बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर और आपके कुकिंग गैस पर सरकार की कोई नियंत्रण नहीं है। आप देखिए ना, इस चुनाव के चलते चलते शिशिर जी अगर बता देंगे कि मोदी जी कितने रुपए घटा देंगे और चुनाव के बाद कितने और बढ़ा देंगे, प्रोफेसर संगीत रागी पता लगेगा कि आगे क्या झटका आने वाला है। प्रोफेसर संगीत रागी, अभी ममता दी बोल रही थी, और अब उन्होंने कई बातें इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोली। जैसे उन्होंने कहा कि पैसे को लेकर किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, होम मिनिस्टर की विजिट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर की विजिट, ये सवाल उन्होंने उठाए। अब वो किस हिसाब से और किस उसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, ये एक प्रश्न जो है बना हुआ है। प्रोफेसर संगीत, देखिए मुझे लगता है कि एक चुनावी मैदान में जब आप आ जाते हैं तो कई प्रकार के आप पर मानसिक दबाव होते हैं। मुझे लगता है कि ममता जी का जो ये संभाषण था वह चुनावी दबाव का ही एक हिस्सा था, और ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि बंगाल की चुनाव, आपने जो शुरुआत में कही थी, ये बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के पश्चात कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में रही, वामपंथ वहाँ पर सत्ता में रहा। वामपंथ की प्रतिक्रिया में जो एक उपजी पार्टी, जिसने ये अपने मतदाताओं से ये वचन दिया था कि हम आपको वामपंथ के राजनीतिक संस्कृति और प्रवृत्ति दोनों से आपको निजात दिलाएंगे, तृणमूल कांग्रेस आई, और तृणमूल कांग्रेस को वहाँ की जनता ने, बंगाल की जनता ने हाथों हाथ उठाया। लेकिन एक साथ यदि आप गहराई से पूरी बंगाल की राजनीति का यदि विश्लेषण करें, अवलोकन करें, तो आपको दिखेगा कि देखिए बंगाल का जो सांस्कृतिक चिंतन था, बंगाल का जो राजनीतिक चिंतन था और सांस्कृतिक चिंतन था, वो सांस्कृतिक चिंतन वामपंथ के आने के पश्चात पूरी तरह से वहाँ के विमर्श से ही गायब हो गया था। बंकिम, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे के सारे जिन्होंने, पता नहीं इस भारत की यदि कल्पना की जाए और इनको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो क्या भारत की कल्पना की जा सकती है? क्या मेरे समझ से तो नहीं की जा सकती है इन महापुरुषों के बगैर। वो सारी के सारे सांस्कृतिक विमर्श जो है इस चुनाव में आकर के खड़े हो गए हैं। और मैं दूसरा बात कहना चाहता हूं कि बंगाल की राजनीति एक बाहर से आयातित विचार से 34 साल तक संचालित करती रही। कम्युनिज्म के नाम पर आपने सारा काम किया और सारे वितंडे अपनाए, और उस वितंडों के अपनाने के दरमियान
आपने उसकी अपनी मिट्टी की खुशबू ही खत्म कर दी। बंगाल एक समय इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो बंगाल इंडस्ट्रियल हब नहीं हुआ। आप पैंडेमिक टाइम्स में देखिए, माइग्रेशन सबसे ज्यादा जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी वाले इलाके में ही हुआ है, वो चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सॉरी बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो। राइट प्रोफेसर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं, इस पे लौटेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहते हैं आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे क्योंकि वक्त कम और सीधे पैनल के पास जाना चाहेंगे। मनोजीत मंडल साहब मौजूद हैं, मैं उनके पास रुक करूंगा। दादा, जो आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पे खासतौर से ममता बनर्जी ने, ये बड़े गंभीर हैं और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जो तो सवाल उठाए हैं वो अपने आप में बेहद बेहद गंभीर आरोप है। देखिए, ये तो हमने देखे हैं। जिस तरह की ममता दी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने जिक्र कर दिया था क्या हुआ था 2019 इलेक्शन में। ममता दी वही बात खोल के बताया था, वो तो हुआ था। हमने देखा कि एक तरफा एक पार्टी को मदद मिली। आप पंचायत चुनाव के बारे में बात नहीं करते? पंचायत चुनाव में क्या हुआ? हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल दे दिया ना। एक जगह में घटना घटी थी, वो अमित शाह जी के जब रैली हुए थे, लेकिन पूरा इलाका में, पूरा जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके साथ जिनका 100-200 किलोमीटर तक पूरा नाकाबंदी कर दिया था, ये इलेक्शन कमीशन ने किया था। हमने देखा था ये क्यों किया था, आज तक हम लोगों को मालूम नहीं था। एक जगह में अगर घटना घटी तो आप उसी जगह में कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूंसी तो छोड़ो, और जो बाकी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी थे उसमें से आपने पूरा बैन लगा दिया था कैंपेन के ऊपर। तो ये तो हमको लगता है। और सबसे बड़ी बात आज तक भी हमको पता है, सबसे ज्यादा पैसा 2019 इलेक्शन में जिस पार्टी ने खर्च किए थे वो बीजेपी। आज तक मालूम नहीं है कहां से पैसा आए थे। ये लोग बात करते हैं घोटाला की, ये लोग बात करते हैं कोयला घोटाले की। आप देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ा कोयला घोटाला कहां पर हुआ है, कौन पार्टी में है? बीजेपी में है, जो रेड्डी ब्रदर्स है। हम सबको पता मालूम है। और ये बंगाल में जो हो रहा है, हम मानते हैं बंगाल में घोटाला हो रही है, और उनमें भी बीजेपी के लोग शामिल हैं। जो जिनका होटल है दुर्गापुर में, जो 3 स्टार होटल, वहां पर बीजेपी लोग। सुशील बाजोरिया, हम तो सुशील बाजोरिया, सुशील बाजोरिया, सीधा आरोप लगाते हैं। अब मनोजीत बाबू, होटल बीजेपी के कोयला घोटाला का मालिक। आपका बात कोई मानेगा या ममता बनर्जी का? बनर्जी आ रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री महोदया खुद बोलती है कि तुम लोग जो कटमनी लिए हो, कटमनी लौटा दो। आपके ही एक नेत्री बोलती है कि जो तुम लोग लिए हो 75% पार्टी को दो, 25% अपने पास रखो और ऑडिट करा के हिसाब दो। ये आप लोग बोलते हैं। आपके हमारी मुख्यमंत्री महोदया, वो हमारी भी मुख्यमंत्री है, आपकी केवल अकेले में नहीं है। वो बोलते हैं मन से एक मिनट बाबू, 1 मिनट। मन से बोलती हैं कि यदि कोयला का ये अवैध धंधा करना तो पार्टी में मत रहना, और यदि पार्टी में रहना तो कोयला। तो आप यदि ये बोलती है तो उनको पता है ये अवैध धंधा है, तो फिर पार्टी में रहना या नहीं रहना, क्यों पुलिस से क्यों नहीं पकड़ाती है? अरे भाई, आपको पता है, आप सुने नहीं है क्या मंच में ये बात? जी मनोजीत बाबू, मनोजीत मंडल वेरी क्विक, देन शुद्ध बनर्जी। मनोजीत मंडल वेरी क्विक, 10 सेकेंड। मनोजीत मंडल, ज्यादा काटमनी किसने लिए? मोदी साहब के खास दोस्त ने 25,000 करोड़। विजय माल्या, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी, 25,000 करोड़ हम सबके पैसा है। देश की संपत्ति लूट के अभी ऐश कर रहे हैं विदेश में। शिशिर बाजोरिया साहब के दोस्त, शिशिर बाजोरिया। बहुत साफ मनोजीत बाबू जवाब नहीं दे पाए। कैसे देंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदया की शब्द है। ये खंडन कर दे, बोले कि जो हम बोल रहे हैं गलत है। हमारी मुख्यमंत्री महोदया ने ऐसा नहीं बोला। शुद्ध बनर्जी, इस बार के चुनाव ऐतिहासिक जरूर है, क्योंकि आप चुनाव आयोग की तरफ देखेंगे, शायद ये एक ऐसा ही अकेला चुनाव होगा जिसके दौरान आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और होंगे। 13 अप्रैल को सुनील अरोड़ा साहब रिटायर करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के सामने कुछ चैलेंजेस है। लेकिन पिछले दिनों में सुनील अरोड़ा के टेन्योर में हमने देखा है कि अमित शाह और मोदी जी के धार्मिक वैरुकरण बातों के ऊपर जब पाबंदी लगाने के लिए उन्हें डिप्टी कमिश्नर ने कहा, उस पॉइंट ऑफ डिसीजन को नजरअंदाज कर दिया। उस बात के बाद भाजपा के जो शाखा संगठन है सीबीआई और ईडी ने उनके परिवार के ऊपर इतना केसेस कर दिए, उनको काफी हैरानी का सामना करना पड़ा। दूसरी बात है, मोदी जी पर नजर रखिए। मोदी जी पिछले बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय कहाँ गुफा में जाके साधना में बैठ गए थे। अब 8 दफा चुनाव है,
आप उस दिन बीरभूम चुनाव के जिस शांति निकेतन में चुनाव होगा रविंद्रनाथ टैगोर ना बन जाए, मेदिनीपुर के चुनाव के तो कोई नाव ना बन जाए, और शिशिर दा मेरे कांग्रेस के भाई आपको ये नहीं पता है तो वो जो गुफा में ध्यान में बैठे चुनाव संपन्न होने के बाद, अरे इतना तो ध्यान रखो भाई। और यदि कोई ध्यान में बैठे तो आपसे क्या राजलहरी सम अप करूंगा। राजलहरी साहब, पॉलिटिकल पार्टी को इतना आपत्ति क्यों होता है? मनोजीत मंडल को मां दुर्गा से आपत्ति है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मोदी जी का ध्यान करने से आपत्ति है। इतने हिंदू विरोधी विचारधारा क्यों राजनीति में है, यही समझ में नहीं आता है। इस प्रश्न का तो जवाब देना चाहिए इनको। दूसरी बात है, आज इन लोगों को कब पता चला कि ये लोग चोर चक्के, जब इनके पार्टी में थे तब नहीं पता था, तो तब उन्होंने एक्शन क्यों नहीं ली? मनोजीत मंडल की नेत्री ने एक्शन क्यों नहीं ली? राहुल गांधी जब फिशरमैन के साथ डुबकियां लगाते थे, लगा रहे अभी जाके, अब उनको मालूम नहीं पड़ता है। जब राहुल गांधी उपवीत धारण करते हैं, टोपी पहनते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जिनके बाबा का नाम खान है, वो गांधी कैसे बन जाते हैं? जो बैप्टाइज करते हैं उनकी पार्टी के लोग कहते हैं उनके घर में, तब कैसे पता चलता है भाई साहब? तब तो किसी को पता नहीं चलता। सब महिला को आपके तरफ भेज दिया, आप आरती उतारो। मोदी जी पर नजर रखिए, क्या क्या बन जाए, राइट, उन पर नजर रखिए। प्रोफेसर संगीत रागी, चुनाव के दिन रोड शो करने ना आ जाए। प्रोफेसर संगीत रागी हाथ दिखा जी प्रोफेसर संगीत रागी। मेरी नज़र में आने वाला चुनाव बंगाल का बहुत सारी घटनाओं को लेकर के आएगा। ये लोकतंत्र का पर्व है, उत्सव मनाइए और सब हम शामिल हैं। ये अपेक्षा कीजिए कि वहाँ हिंसा नहीं हो, एक फेयर चुनाव हो। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का आधार कोई वैचारिक अधिष्ठान तो है नहीं, वो एक प्रतिक्रिया में एक पार्टी खड़ी हुई थी, और जितने रीजनल पार्टी हुए हैं, दुर्भाग्य से रीजनल पार्टी जो है वो परिवार की पार्टी में कन्वर्ट कर गए हैं। लगता था क्योंकि ममता बनर्जी के अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो सत्ता का हस्तांतरण वैसे नहीं होगा, परिवार की पार्टी में नहीं कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ भी जो है वो हम देख रहे हैं कि वो भतीजे तक जाकर के राइट सर बहुत जल्दी कोलकाता में मुलाकात होगी आप सबसे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, बने रहिए हमारे साथ।